बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन है जुमअतुल मुबारक का और तारीख़ है 10 जुलाई। आज चूँकि जुम्मे का दिन है तो इस एतबार से एक बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए और पाकिस्तान भर के मुसलमानों के लिए। मंदिर का तो पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, कब बनेगा, क्योंकि उसका मामला तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक चला गया है, लेकिन इस्लामाबाद में कुरान कम्प्लेक्स ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। इसके लिए कुछ हुकूमती कोशिशें शुरू हुई हैं, उनकी तफसीलात आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुफिया डायरी में आजकल क्या नोट हो रहा है, इस बारे में कुछ मालूमात मिली हैं। कल मैंने आपको कुछ तफसीलात बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरह से सरजनिश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की और आला अफसरान की। इस सिलसिले में आज एक और पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी के जो हीले बहाने थे उनको नज़रअंदाज करते हुए अब उनके फ़ैसलों में मुदाखलत शुरू कर दी है और ऐसे फ़ैसले जिनमें उनकी तरफ से ताख़ीर हो रही थी अब बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ने मुदाखलत करते हुए ख़ुद अहकामात देना शुरू कर दिए हैं। उसके क्या समरात निकले हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी जो चंद दिनों में पाकिस्तान आई है, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक माफिया ऐसा है जिसको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही और चीखें निकल रही हैं एक तरह से कि क्यों पाकिस्तान में इतनी सरमायाकारी आ रही है, क्या कोशिशें हो रही हैं और क्यों मुश्किलात हैं। ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल बात कर लेते हैं थोड़ी सी सबसे अच्छी खबर की आपके लिए, मेरे लिए और तमाम पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ पर मामला चला मंदिर की तामीर का। अभी वो बनेगा या नहीं बनेगा इस हवाले से तो कोई कंफर्म इतला नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने यह मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सपुर्द कर दिया है और उनसे राय तलब की है कि क्या हुकूमती फ़ंड्स का इस्तेमाल करते हुए ये मंदिर तामीर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इस बारे में बहुत से उलमा कराम ने अपने डिफरेंट ओपिनियंस दे रखी हैं। तो ये मामला बहुत ज़्यादा तूल ना पकड़ जाए, इसलिए डायरेक्ट इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हवाले किया गया, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं तो वो कोई बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इजलास चेयर किया और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने वो इजलास कवर भी किया था। उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए जो फ़ंड्स रिक्वायर थे वो फ़ौरी तौर पर जारी करने का हुक्म दे दिया था। अब वो मामला कहाँ पर पहुँचा इस बारे में मैं आपको कुछ तफसीलात लेके बताऊँगा, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि इस्लामाबाद में कुरान कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी एक आज तकरीब में गए और अब से थोड़ी देर पहले मेरी उनके तर्जुमान से भी बात हुई। मेरे सीनियर भी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत उनसे सलाम दुआ भी है और अच्छे मामलात के ऊपर जब कभी उनसे रहनुमाई लेनी हो तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में कुरान कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और इस हवाले से मंजूरी भी ले ली गई है और बहुत जल्द इसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा। नूरुल हक कादरी का ये कहना है कि जो पुराने औराक हैं कुरान पाक के, जिनकी बेअदबी हो रही है या जिनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, उनको दोबारा से इस्तेमाल में ला के उनके ऊपर एक ऐसा कुरान पाक लिखा जाएगा जिसका मुत्तफ़िक का तर्जुमा होगा, यानी तमाम मसालिक उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ कर सकें, ऐसा तर्जुमा जो है वो करवाया जाएगा और फिर कुरान कम्प्लेक्स में वो भी रखवाया जाएगा और दीगर जो नायाब नमूने हैं कुरान करीम के वो वहाँ पर रखवाए जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है और इसी तरह से अगर इसकी हिफाजत मुमकिन हो तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है, मैं आपको ज़रूर ब्रीफ़ करता रहूँगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी CPEC मंसूबे के हवाले से, जिसमें अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, लेकिन माफिया जो है उसको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही। पिछले कुछ दिनों में 2 मंसूबे CPEC प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए हैं पाकिस्तान में। एक है कोहाला और दूसरा है आज़ाद पतन पावर प्रोजेक्ट। इन मंसूबों पर 2 मंसूबे हैं और इनके ऊपर 4 अरब डॉलर्स की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। अब इससे प्रॉब्लम किस तरह से हो रहा है माफिया को वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 40% तक की जो बिजली है इस वक्त वो पैदा की जा रही है तेल की मदद से, दरामदी तेल की मदद से, फर्नेस ऑयल या जो भी है, और ये पड़ता है पाकिस्तान को बहुत ही महंगा। साबिक़ा हुकूमतों के दौरान ये तेल से चलने वाले प्लांट्स या IPPs जो हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स,
इनको लगाने की इजाज़त दी गई और इन्होंने सत्यानाश कर दिया बिजली के निज़ाम का। जो सस्ती बिजली पाकिस्तान पन बिजली से पैदा कर सकता था, उसका इन्हिसार ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और सारा दारोमदार चला गया महंगी बिजली बनाने पर। अब जब महंगी बिजली बन रही है तो अरबों डॉलर्स का फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है और ये अरबों डॉलर्स कहाँ से निकल रहे हैं? आपकी और हमारी जेबों से। और अब जब ये 2 प्रोजेक्ट लगे हैं जिनसे अच्छी खासी बिजली पैदा होगी और वो भी सस्ती पन बिजली पैदा होगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं या IPPs हैं, इस माफिया को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। और बैक एंड पे इतनी ज़ोरदार कोशिशें हो रही हैं कि ये प्रोजेक्ट किसी तरह से चल ना सके, इस मामले में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ ना सके और तरह तरह की रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर डट गए हैं, उन्होंने 2 मंसूबों के ऊपर दस्तखत किए हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब से आज चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात हुई है, आज़ाद कश्मीर के कुछ नुमाइंदों ने भी मुलाकात की है और उन्होंने भी वाज़ेह किया है कि ये मंसूबे जो हैं 2026 तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे, तो इससे पाकिस्तान का जो तवानाई का टारगेट है वो पूरा हो सकेगा। 1800 मेगावाट के करीब जो बिजली है वो पाकिस्तान सस्ती प्रोड्यूस कर सकेगा। यही विज़न है प्राइम मिनिस्टर का भी, यही वक्त की ज़रूरत है कि आप सस्ती बिजली पैदा करें और कंज्यूमर को सस्ती बिजली दें। आप बना रहे हैं 17-18 रुपये से ज़ायद का यूनिट, जो कि अगर पन बिजली से बनाए तो 2 रुपये से ज़्यादा का यूनिट नहीं है, 3 रुपये 5 रुपये तक कर लें, इससे ज़्यादा नहीं है। आप लोगों ने भी घरों में नोटिस किया होगा कि बिजली कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका बिल जब आता है तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल में आया हुआ है IPPs के। IPPs माफिया जो है वो सारा फर्नेस ऑयल से बिजली बना बना के आपको और हमें लूट रहा है और सारा फ़ायदा मखसूस तबके को हो रहा है। अब देखते हैं इस मामले में कितनी पेशरफ्त होती है, ये तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं हमारे आज के अहम टॉपिक की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मामू बनाने की नाकाम कोशिशें मुसलसल हो रही थी और हो इस तरह से रही थी कि ब्यूरोक्रेसी मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स या फिर ऐसी मालूमात जिनका कोई फ़ायदा नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा रही थी। मैंने इस बारे में आपको कल डिटेल से बता दिया था, ज़्यादा इसमें आज डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एक डायरी है जो मैं कल बताना भूल गया था, ये भी इन्फॉर्मेशन मिली थी और आज TV चैनल पर भी ब्रेक कर दिया हमने। उस डायरी में नोट हो रही हैं एक एक चीज़, कौन सा ब्यूरोक्रेट प्राइम मिनिस्टर को गलत गाइड करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा वज़ीर मुशीर थोड़ा स्लो काम कर रहा है, या कौन से अफसरान हैं जो दिया गया टास्क मुकम्मल नहीं कर पा रहे, और कौन से ऐसे अफसरान हैं जिनकी नाअहली और नलायकी से हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये एक एक चीज़ अब नोट हो रही है। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी ये चीज़ें नोट कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यह सब कुछ हो रहा है। और हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ये नोट्स निकाल कर बैठते हैं कि पुरानी मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, अब नया क्या है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है इन दिनों, ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं कि इतनी बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं तो बहुत सी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर भूल जाते होंगे, लेकिन हर पिछली मीटिंग का रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर अपनी डायरी में निकाल के बैठ रहे हैं आजकल और उनसे इससे अगला स्टेप क्या है इस बारे में पूछा जा रहा है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पंजाब में जो गंदम का और आटे का बहरान आते आते टल गया पिछले 2-3 दिनों के अंदर अंदर, आपने सुना होगा कीमतों में इजाफा हो गया, नान भाइयों ने अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ा दी। तो इस मामले में ब्यूरोक्रेसी ने प्राइम मिनिस्टर को गलत गाइड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ख़ुद मुदाखलत की। एक तो उनकी ठीक ठाक क्लास हुई है, वो 3 अफसरान मेरे इल्म में हैं कौन है, लेकिन ये फिर कभी बताऊँगा। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ये अहकाम जारी किए पंजाब हुकूमत को कि 35 अरब रुपए की सब्सिडी फौरी जारी करें, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो गंदम इस वक्त हमारे पास हुकूमत के स्टॉक में मौजूद है उसको फौरी तौर पे मार्केट में ले आएँ। इससे पहले कि बहरान संगीन हो, ये गंदम सप्लाई कर दें। जब अक्टूबर का वक्त आएगा उस वक्त ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन फ़िलहाल ये बहरान नहीं होना चाहिए। और यही हुआ। प्राइम मिनिस्टर अगर बराह रास्त इंटरवीन ना करते तो आज आप देख रहे होते कि ये बहरान भी पैदा हो चुका होता, गंदम भी ना मिल रही होती, आटा भी ना मिल रहा होता, और सारे का सारा कसूर प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे होता और कोई डिफेंड ना कर रहा होता। तो ये कुछ मामला बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ब्यूरोक्रेसी के मामला में ख़ुद मुदाखलत करना शुरू किया। और मेरे ख्याल में ये एक इनिशिएटिव अच्छा है। ब्यूरोक्रेसी इसका माइंड ज़रूर करेगी, आला अफसरान को बुरा लगेगा कि हमारे मामला में क्यों मुदाखलत हो रही है, लेकिन ये मुदाखलत बहुत ज़रूरी थी। हर वक्त लोगों की बातें नहीं सुनी जा सकती, कुछ ना कुछ तो बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और यही अब कुछ
होने लगा है। और आखिर में जाते जाते थोड़ी सी बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के फ़ैसलों की आलमी सतह पर पजीराई की। कोरोना वबा के दौरान वज़ीर आज़म ने जिस तरह से इस मामले को काउंटर किया है, यकीन से ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को भूख के एक बड़े बहरान से बचाया है। जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ था कि हम वबा से ज़्यादा भूख से ना मर जाए कहीं हमारी आवाम, अब उस मौक़िफ़ की भी तायद हो रही है। और इंटरनेशनल एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफेम, इसने एक रिसर्च की है और उन्होंने भी ये मौक़िफ़ तस्लीम किया और कहा है कि कोरोना की बजाय भूख से अमवात का ज़्यादा ख़दशा था और बहुत से ममालिक इस ख़दशे को भांप नहीं सके और अपनी आवाम को उन्होंने गुर्बत के साथ साथ भूख में भी मुब्तला कर दिया। उन्होंने एक फ़हरिस्त जारी की है जिन ममालिक में भूख का बहुत ज़्यादा ख़तरा इस वक्त मंडला रहा है और उसमें हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है। भारत को इमर्जिंग हंगर स्पॉट के तौर पर उस फहरिस्त में शामिल किया गया है, यानी उभरता हुआ वो मुल्क जिसमें भूख सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल होने से बच गया क्योंकि दोनों हुकूमतों में मुख्तलिफ हिकमत अमली के तहत काम हो रहा था। एक तरफ मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया पूरा मुल्क और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की ये कोशिश थी कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी किस हद तक कामयाब रही और वज़ीर आज़म के जो फ़ैसले थे कोरोना के दौरान किए गए उनका आपको कितना फ़ायदा हुआ बराह रास्त और पूरी दुनिया में उसकी जिस तरह से तारीफ़ हो रही है। तो ये एक सबूत है कि एक लीडर, एक विज़न, एक दूरअंदेशी के साथ जिस तरह से चल रहा है। मुल्क की मईशत के मामलात शायद उस तरह से बेहतर नहीं हैं, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन इसकी वजह जो हुकूमती मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी की आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर ना होना है। और अब उस सिलसिले में भी वज़ीर आज़म डायरेक्ट मुदाखलत करना शुरू हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात दिन ब दिन मज़ीद बेहतर हों। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।